प्रॉपर्टी न्यूज, तामीर से तकमील तक। अस्सलामुअलैकुम। प्रॉपर्टी न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज़दलिफ़ा मरियम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत के साथ तशरीफ़ रखते हैं उनका सियासत से ताल्लुक़ तो है ही, इसके साथ साथ वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने वाली शख्सियत हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मंडी बहाउद्दीन के एक्स MNA एजाज चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका। और सबसे पहले तो आप हमारे नाजरीन को बताइएगा, जो आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट लाई थी, उस हवाले से थोड़ा बता दें। अच्छा, सबसे बड़ी तो इसमें मेरा बड़ा रोल था। अभी जो सऊदी में जो सऊदी इन्वेस्टमेंट थी गवादर में, जी जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो कोई तकरीबन $20 बिलियन थी, लेकिन वो ज़ाहिर है वो तो प्राइम मिनिस्टर का था। जी जी, तो उसमें भी मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो लेट हो गई थोड़ी सी, कोरोना की वजह से कुछ थोड़े से हालात। अब उम्मीद है इंशाल्लाह ताला बहुत दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन आप गालबन जिसकी बात कर रही हैं, आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी, तो वो थी खलीफा रिफाइनरी। अच्छा। मैं पार्को के बोर्ड में रहा हूँ। पार्को पाकिस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं उसके बोर्ड में था। तो मैंने आई डिड कन्विंस IPIC बहुत बड़ी कंपनी है UAE की कि भाई आप लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। जी जी। तो उन्होंने खलीफा रिफाइनरी के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया। ठीक। और उसमें तकरीबन $6 बिलियन, उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ चुकी है, मतलब प्रोजेक्ट अंडर प्रोग्रेस है। जी सर, इसके अलावा हमारी अभी PTI की हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा इकदाम किए हैं रियल इस्टेट सेक्टर के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इन पे अमल दरामद कब से शुरू किया जाएगा? नहीं, अमल दरामद शुरू हो चुका है। ये तो आपने मेरे ख्याल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कितना काम हो चुका है, ये कहें फिर। नहीं, आप यकीन करें कि आज सुबह, मतलब आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ जी, तो मैंने मंडी बहाउद्दीन इधर उधर सारे दोस्तों को फ़ोन किया, कहीं पे भी मज़दूर नहीं मिल रहे। अच्छा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इतनी बिजी है, हर कोई बिजी हो गया है। तो एक तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। दूसरी, रियल एस्टेट के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, और ख़ुद गवर्नमेंट खुद भी, बिल्कुल तो ये प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी, और जिसको कहते हैं ना कि सही मानों में वो शुरू होने जा रहे हैं। सर, आप PTI का भी हिस्सा हैं और इससे पहले आप नून लीग का भी हिस्सा रह चुके हैं, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है कि आप जब MNA थे, आपने MNA की हैसियत से क्या क्या खिदमात पेश की हैं? ओहो, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसको बेसिकली मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं पहली दफ़ा MNA बना 2002 में, तो अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ही नवाजा। तो एज ए सोशल वर्कर मैं समझता हूँ कि मैंने, अल्लाह ताला कबूल करे कि कभी कोई हफ्ता ऐसा नहीं हुआ कि मैं अस्पताल ना गया हूँ मरीज़ों के लिए। मैंने लोगों की जो कुछ मैं वेलफेयर कर सकता हूँ उसको ज़रा हाईलाइट ज़्यादा नहीं करना चाहता मैं इसलिए ये ज़िक्र भी कर रहा हूँ ताकि और भी कोई मरीज़ हो जो मुझसे रब्ता करता है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ, उसको अस्पताल में लेके जाता हूँ, जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो करते हैं। तो ये तो मेरा हो गया जो एज ए सोशल वर्कर। हाँ, एज ए पॉलिटिशियन मैंने बड़ा काम किया, ख़ासकर लेजिस्लेशन में। सबसे पहले तो मैंने यूथ के लिए कि खैर मैंने तो असेंबली के अंदर ये बिल पेश किया कि जितने भी यूथ हैं, जैसे आप नौजवान हैं और आपके कोलीग, जैसे मुझे पता चला आप पढ़ भी रही हैं, तो आप जैसे नौजवानों के लिए मैंने कहा जी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जिस तरह UK में होता है कि जब तक वो स्टूडेंट हैं एक अच्छा अमाउंट एज ए लोन दे दें। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगी, जिसको स्टूडेंट लोन कहते हैं UK में, तो एक तो मैंने काफ़ी लोगों को मिला भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कानून नहीं बन सका। तो मैं चाहता था कि ये कानून बन जाए। फिर मैंने ये चाहा कि, और इसके ऊपर मैंने बड़ा काम किया काश्तकारों के लिए। मैंने कहा जी कि काश्तकारों को गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे दिया करे। ये जो सब्सिडी आप सुनते हैं ना जी, इसको सब्सिडी दे दी तो ये सारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज खा जाती हैं, करप्शन की नज़र हो जाता है। तो ये मैंने बड़ा किया। फिर मैंने बिजनेस के लिए, जो आपका प्रॉपर्टीज़ के लिए,
मैंने और मैं अब भी चाहता हूँ, बल्कि आप इस पे काम भी करें, आप स्टूडेंट हैं, कि देखें कितनी बड़ी इंडस्ट्री है प्रॉपर्टी, इसको गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारे लिए बड़ी ही ये एक अलार्मिंग बात है। मैं वज़ीर-ए-आज़म को भी ये कहा है, तो मैं आपके नाज़रीन से भी शेयर करना चाहता हूँ कि एक भी पब्लिक कंपनी नहीं है। देखिए ना, बिज़नेस तब अच्छा होता है, बड़ा बिज़नेस तब होता है किसी भी मुल्क के अंदर, मुल्क तरक्की करता है जब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी। बड़ी कंपनी ही टैक्स देती हैं, बड़ी कंपनी ही जॉब देती हैं, हाँ छोटी भी जॉब देती हैं, लेकिन जो जिसको कहते हैं ना डायरेक्ट इम्पैक्ट, वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का होता है। आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, वो अगर आप पूरी दुनिया को देखें ना जी, तो टॉप 500 कंपनी जो दुनिया की हैं, ये पूरी दुनिया को चला रही हैं। सर, एक और चीज़ कि हाउसिंग सोसाइटीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये अच्छी बात है? मतलब नॉर्मली इस चीज़ में टैक्स बहुत चोरी होता है। अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि रिसेंटली हम कुछ लोगों का इंटरव्यू करने के लिए जब जाते हैं, तो वो लोग इंटरव्यू नहीं देते, वो कहते हैं नहीं हम कैमरा के सामने नहीं आना चाहते, हमारा काम ऐसा है। अगर वो लोग ठीक हैं, तो वो काम ठीक कर रहे हैं, तो वो फिर इंटरव्यू क्यों नहीं देते, वो कैमरा के सामने क्यों नहीं आते? इस हवाले से आपका क्या कहना है? यहाँ चूंकि एक बंदा मालिक है हाउसिंग सोसाइटी का, अब उस बेचारे ने, मैं वो बड़ा मजलूम है, उसको इधर से कोई रिश्वत मांगता है, कोई इधर से रिश्वत मांगता है, मुझे उससे भी हमदर्दी है। सर, वो जो मजलूमों के पैसे खा रहे हैं वो कैसे बचा रहे हो? मैं वो बता रहा हूँ, वो भी मजलूम है एक लिहाज से, कि उसके भी बहुत लोग वो कभी, क्योंकि एक तो अभी वज़ीर-ए-आज़म इस क़वानीन को ठीक कर रहे हैं, एक तो NOC लेना किसी भी अदारे से जी। ये ऐसा ही है कि जैसे आप स्टूडेंट की हो तो आपने PhD करनी है बिल्कुल। तो बहुत मुश्किल काम है। ये जो सोसाइटीज़ हैं ना, अगर ये पब्लिक कंपनीज बनाए ना जी, तो फिर इनको कोई डर ना हो, ये प्लाट ना बेच, ये फाइलें ना बेचें, ये शेयर बेचें। देखिए पूरी दुनिया में क्या होता है, फ़र्क क्या है, ये आपको समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और आपके नाजरीन को भी, कि बिज़नेस क्या होता है, कि पूरी दुनिया में लोग इस तरह बिज़नेस करते हैं कि एक कंपनी बनाते हैं, फिर उसके शेयर बेचते हैं, उससे कैपिटल आता है, फिर उससे बिज़नेस करते हैं। हमारे मुल्क में क्या है, ये मलिक रियाज साहब ने ये शुरू किया कि यहाँ शेयर नहीं बेचते, फाइलें बेचते हैं। अगर एक बंदा अकेला मालिक होगा तो उसकी कोशिश होगी कि मैं टैक्स चोरी करूं। तो ये जो है ना कॉरपोरेट जिसको कहते हैं, कि पाकिस्तान का फ्यूचर है कॉरपोरेट पाकिस्तान। तो चूँकि आपका प्रॉपर्टी न्यूज़ चैनल है, तो मैं जो सुनने वाले हैं, नाजरीन हैं, मेरा ये पैगाम होगा उनके लिए कि आप लोग शेयर होल्डिंग कंपनीज बनाएं, बड़ी बड़ी कंपनीज बनाएं, पब्लिक कंपनीज बनाएं, लोगों को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाएं, ना कि आप फाइलें बेचें। तो आपके लिए टैक्स भी देना आसान होगा, आपको गवर्नमेंट भी बड़ी सहूलतें देगी, और कोई फ्रॉड भी नहीं होगा। सर, NOC हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं मार्का बना दिया गया है कि बहुत आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इसमें किसका कसूर है? जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, या फिर नॉर्मली अगर कोई कमर्शियल प्लॉट है, रेजिडेंशियल प्लॉट है, उन लोगों का कसूर होता है, उनके ऑनर्स का, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ का होता है? अच्छा, मैं आपके नॉलेज के लिए, इसमें ना 50-50 दोनों तरफ से बड़े ज़ोरदार दलाइल हैं। अब जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले वो कहते हैं जी ज़मीन, ये इसमें आसानी होनी चाहिए कि थोड़ी सी, ताकि ऐसा कानून होना चाहिए कि ज़मीन का पीस कम्पैक्ट पीस हो जाए। अब जो NOC अथॉरिटी देने वाले हैं वो कहते हैं जी चूँकि इनके पास ज़मीन नहीं होती, और ये फाइलें, इनके पास ज़मीन 200 कनाल होती है, फाइलें ये 2000 बेच देते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर लोगों से फ्रॉड हो जाता है। ऐसा होता भी है। हाँ तो जी। होता भी है। अब इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है, डिबेट हो रही है। जैसे मैंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी कायम की है जी। तो वो भी काम कर रहे हैं, और मैं तो खैर इस फेवर में हूँ कि आसानी से NOC देना चाहिए, और फिर अगर कोई बंदा गलत काम करे, अगर गलत काम करे तो सबसे ज़्यादा तो जो इन्वेस्टर है ना जी, या जो बायर हैं, उनको होशियार होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो बाकायदा कानून है कि मुश्तरी होशियार बाश, कि उसको होशियार होना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखे
कि इनके पास एनओसी है, ज़मीन है, चलें कम अज़ कम जब वो इन्वेस्टमेंट दे रहा है तो अगर उसके पास वो नहीं है, एनओसी नहीं है, तो उसको कहे कि भाई ज़मीन की रजिस्ट्री मेरे नाम करा दो। अगर आपका इतनी ज़मीन है तो आप मुझे जो पीस दे रहे हैं, लेट्स से 1 कनाल का प्लाट दे रहे हैं, तो 1 कनाल की रजिस्ट्री मेरे नाम कर दो, तो फिर भी वो उससे फ्रॉड से बच जाएगा। ठीक सर, ये नया पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी जो एक वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि 50 लाख घर बनाए जाएंगे, इस हवाले से क्या प्रोग्रेस हो रही है और कितना काम हो गया और कितना रह गया है, क्या कहना मैं अगर ये कहूँ आपको कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और गवर्नमेंट नहीं होगा, नहीं, बहुत, आप जगह जगह देखें। अभी मैं आपका लंबी हो जाएगी बात। आप अगर इस्लामाबाद पिंडी में ही देखें तो 7 प्रोजेक्ट जो है ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं, उन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। असल में गवर्नमेंट खुद थोड़ा काम करना चाहती है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करना चाहती है। गवर्नमेंट का विजन क्या है हाउसिंग का? गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप लोग, इन्वेस्टर लोग, आम आदमी, वो लोग इस बिज़नेस में आए। आपने देखा होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नया बैंकिंग चैनल इंट्रोड्यूस कराया। ये बेसिकली हाउसिंग के लिए ही है ताकि फ्रॉड से बचने के लिए। हाँ, आप उधर बैठ के आप बैंकिंग चैनल के ज़रिए, अब DHA में तो देखें ना, DHA भी बेसिकली हाउसिंग वो बना रहे हैं, हाउसिंग स्कीम है, और वो भी हाउसिंग फ्लैट हूँ या हाउसिंग विलाज हूँ, हाउसिंग यूनिट वो कायम कर रहे हैं। तो वो अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ऑनलाइन बेच रहे हैं और उसमें फ्रॉड भी बहुत ना होने के बराबर है। इसी तरह CDA, इसी तरह दूसरे अदारे भी अब उनको कॉपी करेंगे। अच्छा, आपके ओपिनियन में रियल एस्टेट सेक्टर का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में?